राधे राधे बेटा। आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का अंतिम जो चैप्टर है संप्रभुता, कोशिश करती हूँ इसे समझाने की थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही, क्योंकि इसके दो भाग हैं। एक विशेषताएं क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, फिर अगले चैप्टर में आता है एकलवादी बहुलवादी। मैं कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके दोनों चैप्टर को एक साथ करने की। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है जो हमारा राज्य है, वो राज्य के लिए हमारे मुख्य 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें से संप्रभुता जो शब्द है, जो चीज़, जो तत्व है, चौथा तत्व, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नहीं तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं मान सकते। क्योंकि जनसंख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, भूभाग छोटा बड़ा भी हो सकता है, और मान लो एक समय में राज्य इतने भूभाग का था तो वो टुकड़ों में बट भी सकता है, छोटा भी हो सकता है, और किसी दूसरे देश की भूभाग को अपने अंडर करके हम अपने उस भूमि का विस्तार भी कर सकते हैं। जैसे हमारा भारत 1947 से पहले हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा था, उसके बाद 2 टुकड़े भी हुए और हिंदुस्तान पाकिस्तान के हिस्से में बट गया। ऐसे ही जो हमारे राज्य होते हैं वो बट सकते हैं, अर्थात भूमि इम्पोर्टेंट है मगर संप्रभुता से कम है। फिर इसको चलाने के लिए कुछ लोगों की, ग्रुप की ज़रूरत होती है, समूह की, उसे सरकार कहते हैं। लेकिन अगर संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य कहलाएगा ही नहीं, वो राष्ट्र कहला सकता है। मैंने पीछे भी बताया था आपको, क्योंकि जो संप्रभुता है वो राज्य का प्राण है। और सबसे बड़ी बात, जो संप्रभुता है वो ना तो किसी को दी जा सकती है, ना किसी से ली जा सकती है। ये देने लेने की चीज़ ही नहीं है, इसीलिए इसे प्राण की संज्ञा दी गई है। क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पैदा जब हुआ, जब उसे जीवन मिला, तो प्राण जो है वो देने की चीज़ ही नहीं है, प्राण स्वतः आ जाते हैं, कोई देता नहीं, कोई लेता नहीं। ऐसे ही अगर मान लो, अगर हम इसको नेगेटिव रूप में देखें और ये सोचें कि संप्रभुता का अभाव है, किसी भी राज्य के अंदर ये चीज़ नहीं है, तो सोचो वो उसका राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा, वो राष्ट्र हो जाएगा, राज्य नहीं। क्योंकि मैंने अभी बताया, अब 1947 से पहले, जैसे मैंने पीछे बताया था, जैसे भारत है, भारत के ये छोटे छोटे छोटे, मान लो हम इसको नक्शा बनाएं तो भारत के जो छोटे छोटे, जो ये हमारे इसके अलग प्रांत बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ये सब, ये अलग अलग, इनको राज्य नहीं कह सकती, क्योंकि संप्रभुता का होना ज़रूरी है। क्योंकि अब देखो, मान लो हम उत्तर प्रदेश के एरिया को देख लें, उसके पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, और उत्तर प्रदेश को चलाने की के लिए योगी की सरकार भी है। ऐसे ही हरियाणा है, हरियाणा के पास जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, और खट्टर की सरकार भी, अर्थात बीजेपी की सरकार भी है। लेकिन इनके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता क्या होती मैं भी बताऊंगी। तो जब तक संप्रभुता नहीं आती, संप्रभुता किसके पास है? भारत के पास। तो जब भारत गुलाम था 1947 से पहले, तब भी इसके पास क्षेत्रफल भी था, अर्थात भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इसलिए 1947 से पहले भारत को राष्ट्र कहा गया। वो राष्ट्र था, राज्य तब बना जब वो स्वतंत्र हुआ, जब इसको चलाने के लिए इनकी सरकार अपने बलबूते पर आई। तो संप्रभुता का जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेनिटी। और ये जो है, जो शब्द इंग्लिश का, ये लैटिन भाषा के, अब अगर ये मान लें कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का ऑर्डर चलता है, ये मान लिया जाए ऑर्डर चलता है, और जो ऑर्डर चलेगा, जो इससे भी ऊपर होगा, वो फिर अब वो व्यक्ति संप्रभु बन जाएगा, ये विशेष व्यक्ति नहीं। अर्थात संप्रभु क्या? सबसे ऊपर। इसलिए गार्नर जी की परिभाषा है, राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभु सत्ता किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। जैसे ही प्रभु सत्ता सौंपी जाएगी, वैसे ही राज्य नष्ट हो जाएगा। अर्थात प्रभु सत्ता को त्यागना, सोच लो, राज्य के लिए आत्महत्या के
समान है। तो यानी ये ना तो दी जा सकती है ना ली जा सकती है। और 1% अगर हम गुलाम होने के लिए तैयार हो जाएं, हम अपनी सत्ता दे ही दें, तो राज्य को नष्ट होना पड़ेगा, फिर वो राज्य कहलाएगा ही नहीं। राज्य तो तभी कहलाएगा जब उसके पास प्रभु सत्ता होगी। प्रभु सत्ता को तो त्यागना उसके लिए आत्महत्या के समान है। उसके लिए, किसके लिए? राज्य के लिए। ये गार्नर जी की परिभाषा है। ऑस्टिन जी कहते हैं यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व भी नहीं होगा। तो राज्य का अस्तित्व भी नहीं होगा। अब देखो बेटा, जो संप्रभुता है वो दो भागों में बटी है, एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। अब जो एकलवादी सिद्धांत है इसके भी 3 प्रकार हैं। एकलवादी का कि एक के पास शक्ति होना, इसके 3 भागों में बांटा गया इसको। ये वैसे मानते तो इसको एकलवादी है, निरंकुश, जो सबसे ऊपर सत्ता जो भी मैंने बताई है। तो एक प्रकार के जो विद्वान हैं वो इसे मानते हैं, क्योंकि असल में एकल का मतलब है एक। ऐसे विचारक जो शक्ति को, जो सबसे ऊपर की शक्ति को किसी एक के हाथों में दे दें, ऐसे समर्थन करने वाले विचारक जो हैं वो एकलवादी सिद्धांत वाले होंगे। और ये सबसे पुराना सिद्धांत है, इसे प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं और ऐतिहासिक भी बोलते हैं, क्योंकि पुराना है तो ऐतिहासिक भी हो जाता है। परंपरावादी भी बोलते हैं इसी, परंपरावादी सिद्धांत। अब इसके अंदर एक आता है, एक प्रकार के लोग जिसे बोलते हैं अमर्यादित संप्रभुता। अब इसका दूसरा और नाम भी जिसे बोलते हैं कानूनी संप्रभुता, और तीसरा नाम है इसका वैधानिक संप्रभुता। इस विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि संप्रभुता कार्यपालिका के हाथ में है। तो इनको मानने वाले एक शक्ति, इसको कहते हैं कि शक्ति एक के हाथ में है, कार्यपालिका। अब आगे इसी परंपरा में, आगे परंपरावादी में मर्यादित संप्रभुता मानने वाले, इसे ऐतिहासिक संप्रभुता भी बोलते हैं और राजनीतिक भी। इनको मानने वाले जो विचारक हैं वो कहते हैं जो संप्रभुता है वो संसद के हाथों में है। अब तीसरे और हैं जो लोकप्रिय संप्रभुता के विचारक हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो कहते हैं संप्रभुता जनता के हाथ में है। देखो, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी तीनों का विचार एक ही है। ये एक के हाथों में संप्रभुता को सौंपने की इच्छुक हैं। बस इतना अंतर है, कुछ कहते हैं कि कार्यपालिका के हाथ में है, कुछ कहते हैं संप्रभुता संसद के हाथ में है, और कुछ कहते हैं जनता के हाथ में। अब इस कार्यपालिका के समर्थक जो हैं वो हैं सबसे बड़े बोधा जी। ये है बोधा जी। अमर्यादित, मर्यादा अर्थात बंधन, मैंने नहीं, बंधन जिसके ऊपर हो ही नहीं, जो सबसे ऊपर की सत्ता हो, वो कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन सी होती है? जितना भी प्रशासन ऐसा है जो पुलिस में आता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को लागू करता है, लागू करवाता है जनता से। जितने भी कानून बने उन कानूनों को लागू कराने का काम कार्यपालिका आती है। इसमें सारा पुलिस प्रशासन आ जाता है, इसमें सारी मिलिट्री आ जाती है जो विदेशी कानून भी बनाती है, क्योंकि संप्रभुता का अर्थ होता है ना आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक में पुलिस प्रशासन और बाह्य में मिलिट्री वगैरह हो जाती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो ये कहते हैं कार्यपालिका के हाथ में है। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि राज्य जो है परिवारों और उससे मिली हुई संस्कृति का एक ऐसा संगठन है जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। क्योंकि पीछे भी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि राज्य किसका है? परिवारों का। एक छोटे छोटे परिवार इसकी संस्था आती है, और परिवारों का ही वृहद रूप क्या कहलाता है? राज्य। और उसके पास क्या होगा? सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलेगा। इसमें इनके समय के अंदर, बोधा जी के समय के अंदर सारी शक्तियां, हुआ क्या था, ये कार्यपालिका के हाथों में दी क्यों? उसका कारण क्या था? इन्होंने देखा कि प्राचीन समय में जितनी भी शक्तियां थी वो जो चर्च के पादरी होते हैं, चर्च किसे कहते हैं? ईसाइयों का पूजा का स्थल,
और उनके जो फादर होते हैं उन्हें वो पादरी बोलते हैं। और जितने भी जमींदार सामंत लोग थे उनके हाथों में सारी शक्तियां थी। होता क्या था, राजा एक नियम बनाता था, तो राजा की शक्तियों को के ऊपर भी ये जो पादरी और सामंत थे उन राजा के द्वारा दिए गए कानून और नियमों को मानते नहीं थे, ये अपना ही नियम बनाते थे। तो सारी शक्ति इन दोनों के हाथ में थी, पादरियों के हाथों में, सामंतों के हाथों में। इन्होंने कहीं ना कहीं शोषण कर रखा था। तो बोधा जी की एक पुस्तक आती है, उन्होंने सबसे पहले अपनी एक पुस्तक के अंदर इसका नाम रखा संप्रभुता। जो शब्द सबसे पहले संप्रभुता शब्द ही बोधा जी ने निकाला है, इसलिए संप्रभुता शब्द के जनक बोधा जी को ही माना जाता है। तो उनसे शक्तियां छीनने के लिए बोधा जी ने 1556 ईस्वी में, मैंने बोला उन्होंने एक पुस्तक में लिखा नाम, उस पुस्तक का नाम था 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, किताब लिखी थी। सबसे पहले इन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था, जिसके और इनका अर्थ था कि जिसके ऊपर कोई सत्ता नहीं, इनकी भी सत्ता नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। जो संप्रभुता जो नियम बन गया वो उसमें चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उनको मानना ही होगा, ये सत्ता सबसे ऊपर होगी। इसी के आदेश देश के अंदर भी और देश के बाह्य क्षेत्र में चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आई कुछ समय के बाद, बोधा जी जब इसको सबसे ऊपर मानते रहे तब इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसे बीच में आते हैं पड़ाव, इसको मानने के लिए दिक्कत आती है। तो अंत में बोधा जी ने अपनी ही संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक लगा दी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं जहां ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते। क्योंकि जैसे कि मान लो प्राकृतिक कुछ आपदा आ गई, लेकिन भूकंप आ गया, लेकिन वहां पर तो भागना पड़ेगा। तो प्राकृतिक आपदा के समय में संप्रभुता नहीं मानी जा सकती, इसलिए बोधा जी ने कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स बताई हैं जहां पर इन्होंने कहा कि अब इस संप्रभुता पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसे दैवीय कानून, परमात्मा के आगे इसका भी कोई जोर नहीं चलता। अंतर्राष्ट्रीय कानून, कई बार हमारे संप्रभुता तो है हमारे पास कि हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कोरोना का आ गया था या कुछ और भी आ जाए, पूरे विश्व युद्ध की बात आ जाए, तब उस स्थिति में संप्रभुता को कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ती है। इसी प्रकार ऐसे ही रीति रिवाज ऐसे आ जाते हैं जब संप्रभुता पर रोक लगानी पड़ती है, कुछ रुकावट डालनी पड़ती है। ऐसे ही हॉब्स हैं एक विचारक, दार्शनिक। हॉब्स ने भी कहा कि ये जो संप्रभुता बनाई गई है वो लोगों के लिए बनाई गई है, देश के लोगों ही नहीं इसको मानेंगे तो क्या होगा। अगर देश के लोगों के जीवन पर कोई प्रॉब्लम आती है, मीन्स वो आत्मरक्षा की स्थिति आ जाए, तो वो संप्रभुता का खंडन कर सकता है। ये कुछ एक पॉइंट पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब दूसरा, ये कार्यपालिका के मानने वाले हो गए। अब मर्यादित को मानने वाले, जो ये कहते हैं कि संप्रभुता संसद के हाथ में है, क्योंकि इन्होंने तो सर्वोच्च कह दिया कि ये सर्वोच्च है, कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर को मनाने वाले लोग हैं, ये इनका तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन दैवीय कानून, प्राकृतिक के लिए दिक्कत आ गई, अंतर्राष्ट्रीय के लिए आ गई, आत्मरक्षा की बात आ गई, तो ये इनको पुलिस वालों को भी उनका खंडन करना पड़ेगा। अब कुछ एक विचारक ऐसे हैं जो कहते हैं संप्रभुता संसद के हाथों में है। उनके मानने वाले हैं सबसे बड़े विचारक जॉन लॉक। ये बोलते हैं, इसके मर्यादित संप्रभुता के जनक माने जाते हैं जॉन लॉक। ये कहते हैं कि बंधन डालना है, सर्वोच्च कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन लॉक की ने भी एक किताब लिखी है। उन्होंने इस संप्रभु किताब के अंदर संप्रभुता शब्द की जगह सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो एक दूसरे पर प्रतिबंध होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो सर्वोच्च सत्ता ये संसद के हाथों में हो। और संसद के 3 अंग हैं हमारे पास, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों ही ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे पर प्रतिबंध या नियंत्रित करेंगे। इसलिए जो जॉन लॉक हैं ये संप्रभुता को यानी सर्वोच्च सत्ता को संसद के हाथों में सौंपने के लिए
मान्य करते हैं, लेकिन करते एक ही के लिए हैं। ये भी एक को मानते हैं कि संप्रभुता एक के हाथ में हो, ये भी एक को हाथ में हो, लेकिन जो एक है वो एक के 3 भाग हैं। जैसे हमारी साइंस में आता है एक अणु है एक ही, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों से मिलकर बना है। ये एक ही है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सेम संसद का भी ये 3 चीजें हैं। अब तीसरे आते हैं लोकप्रिय संप्रभुता, जो एकल को मानने वाले हैं, जो ये चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि संप्रभुता जनता के हाथों में दी जानी चाहिए। अब इसके मानने वाले कौन हैं, रूसो हैं। ऐसे तो विचार को मैं तो एक एक लेकर आई हूँ, एक एक के बारे में बताया है, तो इनके समर्थक कई, मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो लोकप्रिय संप्रभुता के विचार जो हैं, समर्थक जो हैं, वो जनता के हाथों में सौंपने के लिए मान्य करते हैं। ये कहते हैं कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर जनता के विरोध में कानून बना दिया, देश किससे है, लोगों से है। इसलिए ये जो जनता के हाथ में जो शक्ति है वो लोकप्रिय जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें पाया जाता है। अब जनता क्या करेगी, यदि कोई कानून संप्रभुता करते हुए कोई जनता के ही विरोध में कानून बन गया, तो तब वो अपने मतदान प्रणाली से सरकार को हटा सकती है। अगले जो भी इनका नियम है 5 साल का, उसके बाद वो हटा सकती। इसलिए इसी जनता के हाथ में होने के कारण सरकारें बदलती हैं, लेकिन संप्रभुता नहीं बदलती। कभी बीजेपी की सरकार, कभी आप पार्टी की सरकार, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है, लेकिन पावर वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से इस लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। ये आपकी एकल विचारधारा है, एकलवादी सिद्धांत है। अब एकलवादी सिद्धांत एक चीज, और इस संप्रभुता की विशेषताएं, अगर ये प्रश्न आ जाए संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं, तो भी यही विशेषताएं बनेंगी। और यदि आ जाए एकलवादी सिद्धांत की विशेषताएं, तो भी यही बनेंगी। इसलिए मैंने इसको इकट्ठा किया है। जैसे अब इसकी हम विशेषताएं कर लेते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें एकलवादी सिद्धांत की विशेषताएं आ जाएं कि इसमें क्या नियम, क्या कानून, क्या चीज़ें हैं, तो भी सेम है। इसकी विशेषताएं आ जाए तो भी सेम है। अब संप्रभुता आपने समझा कि सर्वोच्च शक्ति, पहला पॉइंट। दूसरा, ना किसी को दी जा सकती, ना किसे ली जा सकती है, ये अपने आप आती है। इसके ना होने पर राज्य ही नहीं रहता, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इस चीज के आधार पर हम अपने नियम को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट आता है निरंकुशता। निरंकुश का अर्थ होता है सबसे ऊपर की पावर, भाई इसी का शासन चलेगा, इसी का रोब है, ये सबसे ऊपर की पावर है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। और इसके ऊपर अंकुश, निरंकुश अर्थात रोक लगाने वाला कोई नहीं, इसके ऊपर अंकुश लगाने वाली कोई भी शक्ति नहीं है, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होता है, संप्रभुता। दूसरा आता है मौलिकता। मौलिक क्या है, जो स्वयं अपने अंदर से पैदा हो। जैसे मैंने बताया बच्चा पैदा होता है, प्राण अपने आप आते हैं, ऐसे ही राज्य स्वतंत्र हुआ नहीं तो उसके पास अपने आप संप्रभुता आ गई। राज्य गुलाम है, जैसे हमारा भारत राज्य है, भारत जो था गुलाम था 1947 से पहले, तो किसके पास संप्रभुता थी, ब्रिटेन की संप्रभुता चलती थी। राज्य का स्वतंत्र होते ही संप्रभुता अपने आप आ गई। तो ये मौलिक गुण है इसका, संप्रभुता का, जन्म के साथ ही आ जाती है, राज्य के स्वतंत्र होते ही गुण अपने आप मिलता है। तीसरा आता है सार्वभौमिकता। सार्व का मतलब सब, भौम भूमि, सारी भूमि पर एक जैसा ही कानून होगा। सार्वभौमिकता, संप्रभुता के अंतर्गत राज्य के अंदर कानून जो बने या राज्य के बाहरी क्षेत्र के लिए जो कानून बनाए गए, वो हर जगह एक जैसे ही रहेंगे। सभी पूरे देश में एक जैसा ही कानून लागू होगा, मगर कुछ एक कंडीशंस आ जाती है जहां पर संप्रभुता ये सार्वभौमिक नहीं रहती।
जैसे मैंने अभी बताया था, बोंदा जी ने कहा कि कोई भी प्राकृतिक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तब दिक्कत आती है। तो उसके लिए क्या है, एक है दूतावास। आपने देखा होगा कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट द्वारा दूसरे देशों में जाते हैं, हम भी अपने एजेंट दूसरे देशों में बिठाते हैं ताकि कोई दूसरे देश से हमारे देश में आए तो वो पूरी इंक्वायरी हो उसकी। ऐसे ही दूसरे देशों के जो दूत हैं वो हमारे देश में ही बैठते हैं ताकि हम अगर दूसरे देश में जाएं तो वो हमारी इंक्वायरी कर सके। तो जो एयरपोर्ट वगैरह हैं वहाँ पर किसी एक देश के नहीं, अनेकों देशों के दूत बैठे होंगे। हमने ब्रिटेन जाना है तो ब्रिटेन के एजेंट से बात करनी होगी, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना तो ऑस्ट्रेलिया के एजेंट से बात करनी होगी। तो ये जो एजेंट है, इस एजेंट के ऊपर कानून उस देश का रहेगा जिस देश का ये दूत होगा, हमारा कानून इस पर नहीं लग सकता। दूसरा आता है सेना। जैसे कि एक देश से की सेना दूसरे देश में जाना हो और वो चाहे जल मार्ग के माध्यम से हमारा रास्ता ले, थल मार्ग से ले या वायु मार्ग से ले, तो एक तरह से परमिशन मांगती है एंटर करने के लिए। जब वो एंटर करके केवल जा रही है तब भी इस सेना के ऊपर उसी देश का कानून लागू होगा जिस देश की सेना है। ऐसे ही प्रतिनिधि मंडल, कोई भी देश के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विदेश मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी है, वो दूसरे देश में विजिट करने आते हैं तो उनके ऊपर भी हमारे देश का कानून लागू नहीं होगा, उनके देश का कानून लागू होगा। हाँ, इनके ऊपर भी कानून हम कह सकते हैं। कैसे? अगर हम उन्हें कह दें कि अपने दूत बिठाने यहाँ पर तो हमारा कानून चलेगा, अपनी सेना हम भेजनी है तो ये हमारी विद परमिशन होगा। अगर हम परमिशन नहीं देते तो हम कह सकते कि हमारे कानून होंगे तब ये बैठा लो, अदरवाइज इसको जाने दो। तो ये रुक भी सकता है, केवल विद परमिशन ये काम होगा। चौथा आता है स्थायित्व, अर्थात स्थायी हमेशा के लिए रहना, एक जैसा, ये नहीं कभी है और कभी नहीं है। तो संप्रभुता क्या है, स्थायी गुण है, ये कभी भी नहीं बदली जा सकती। सरकारें बदल जाती हैं, कभी कोई सरकार कभी कोई सरकार, लेकिन ये नहीं बदलती। अदयता, दय मैंने देना, मैंने नहीं, नहीं देना। संप्रभुता ऐसा गुण है जो किसी को भी नहीं दी जा सकती, ये लेने देने की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि राज्य ने अगर देने की बात कर दी तो राज्य के लिए आत्महत्या के समान हो जाएगा। ऐसे ही इसी पांचवे का ही भाग है अप्रथीकरण। पृथक मैंने अलग, मैंने नहीं। राज्य से संप्रभुता अलग की ही नहीं जा सकती, अलग कर देंगे तो राज्य का विनाश हो जाएगा। अगर मनुष्य अपने विनाश किए बिना, मनुष्य नहीं राज्य, सॉरी, राज्य अपने विनाश किए बिना संप्रभुता किसी को सौंप नहीं सकता। ये राज्य की बात, ऐसे ही मनुष्य की बात। अगर यहाँ मैं मनुष्य ठीक लिखा था, मनुष्य को देखें तो मनुष्य अपना विनाश किए बिना, जैसे प्राण उसके जीवन से, उसके शरीर से अलग नहीं हो सकती, प्राण अलग हुए तो सोचो मनुष्य का विनाश हो गया। ऐसे ही राज्य से संप्रभुता गई तो राज्य का विनाश हो गया। छठा आता अविभाज्य, टूटना। विभाज्य मैंने टूटना, मैंने नहीं, ये टूट ही नहीं सकती। अब जैसे हमारे प्रांत हैं, मैंने अभी बताया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इनके पास तीनों अंग हैं मगर संप्रभुता नहीं है। इसलिए प्रांत और राज्य में अधिकारों का तो बंटवारा हो जाता है, ये भी अपने प्रांत के लिए कानून बनाते हैं। जैसे हरियाणा है, वो अपने लिए हरियाणा के लिए कानून अलग बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनाती है, पूरे केंद्र में राज्य भी अपने लिए कानून बनाते हैं। तो अधिकारों का तो बंटवारा हो सकता है लेकिन संप्रभुता का बंटवारा नहीं हो सकता। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश को अपनी संप्रभुता दे दी और तमिलनाडु को अपनी दे दी, नहीं, अधिकार दिए जा सकते, संप्रभुता तो पूरे राज्य के लिए एक ही होगी। ऐसे ही हमारा सातवां पॉइंट आता है पूर्णता। ये पूरी है, संप्रभुता अगर है तो पूरी है, नहीं तो पूरी खत्म है। जैसे कि एक गोला बनाए, गोले का आधा वृत्त हो सकता है, त्रिभुज हो उसका आधा हो सकता है, लेकिन संप्रभुता का आधा नहीं हो सकता। ये कब अर्ध प्रभु सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये राज्य के अंदर भी और बाहर भी अगर है तो पूर्ण है तो सर्वोच्च है, अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार अनन्यता, अर्थात
संप्रभुता जैसा कोई भी अन्य गुण नहीं है। जो गुण है वो एक ही है, क्योंकि प्राण एक ही होते हैं। ये संप्रभुता की विशेषताएं हैं।